र- रमेश को रात को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नीचे आता है, और जैसे ही वो फ्रिज के पास पहुंचने वाला होता है उसको एक अजीब सी आवाज आती है। और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि कमरे से सिसकियों की आवाज आ रही है। वो थोड़ा कमरे के गेट के पास दरवाजे पर जाकर सुनता है, तो उसकी भाभी की जो आवाज होती है वो आ रही होती है, वो सिसक रही होती है और अजीब तरीके की आवाज कर रही होती है। वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है और उसको तो दिखाई देता है कि उसका भाई और भाभी संभोग कर रहे हैं। वो थोड़ी देर तक वही सब देखता रहता है और उसके शरीर में भी उत्तेजनाएं पैदा होने लगती हैं। उसके बाद वो फिर अपने कमरे में चला जाता है और फिर राम राम आदाब सत श्री अकाल। आज की जो कहानी है वो राजस्थान के नीम के थाना की है, वहीं के रहने वालों की है। और दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और ताकि हम आपके पास नई नई कहानियाँ लेकर आ सकें। हम बढ़ते हैं अपनी कहानी में। कहानी शुरू होती है राजस्थान के नीम के थाना से। यहाँ एक गांव में दो लड़के और एक दो लड़के और एक माँ बाप के साथ रहते थे। बड़े लड़के का नाम था जयवीर और छोटे का नाम था रमेश। जयवीर जो था वो पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका था और उसकी शादी की उम्र हो रही थी, तो माता पिता ने सोचा कि अब इसकी शादी की उम्र हो रही है, इसकी शादी करवा देते हैं। तो रिश्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही उसकी लखनऊ की रहने वाली रानी से रिश्ता तय होता है और शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, शादी हो जाती है, लड़की घर पे आ जाती है और हंसी खुशी माहौल होता है। कुछ दिन बाद ही जयवीर की जो है वो एक नौकरी लग जाती है जयपुर सिटी के अंदर। नौकरी नहीं थी, तो वो घरवाली से उससे कहती है, रानी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर वो जयवीर मना करता है कि अभी अभी नई नई शादी हुई है और नई नौकरी लगी है, पहले मैं वहां जाता हूँ और सब सेटल करता हूँ, कमरे का रहने का जुगाड़ करता हूँ, उसके बाद तुम्हें ले चलूंगा। रानी इस पर मान जाती है। वो ये भी समझाता है कि अगर मैं तुरंत अभी ले चलूंगा तो माता पिता भी कहेंगे कि कितनी जल्दी इसको पड़ी है, अभी नई नई शादी हुई है और ये लेके चला गया, इसलिए उनको सबको बुरा लगेगा। इसलिए मैं कुछ दिन रहूंगा, कुछ महीने बिताऊंगा, उसके बाद तुम्हें ले चलूंगा। इस पर रानी सहमत हो जाती है, कहती ठीक है आप जाइए। जब जय भी नौकरी पे चला जाता है तो उसके घर वाले उसके छोटे भाई रमेश को समझाते हैं कि बेटा तुम्हारा भाई जो है नौकरी पे चला गया है, तुम अपने छोटे भाई बड़े भाई की, घरवाली का, अपनी भाभी का ध्यान रखना, उसे कोई सामान की जरूरत पड़े, कुछ लाना हो तो ला के दे दिया करो। तो रमेश भी कहता है ठीक है, और सब कुछ सही चलता रहता है। कुछ दिन बाद रमेश बाजार जा रहा होता है तो सोचता है कि भाभी से ही पूछ लेता हूँ, क्या पता उनको कोई चीज़ की जरूरत पड़ी हो, कुछ लाना हो। तो जैसे ही वो भाभी के कमरे की तरफ जाता है, घर पर कोई होता नहीं है, तो कमरे की तरफ जाता है तो दरवाजा खुला होता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है देखता है कि भाभी उसकी कपड़े बदल रही है, कपड़े पूरे पहन भी नहीं पाई है। ये सब देख के उसकी उत्तेजनाएं और जो उस रात का मंजर देखा था उसने, वो सब उसके दिमाग में आंखों के सामने घूमने लगता है। और जैसे उसकी भाभी की नजर पड़ती है, रमेश देख, एक दूसरे नजरें मिलती हैं, तो रमेश वहां से शर्मा के चला जाता है, बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद उसकी भाभी कपड़े पहन के रानी आती है और पूछती है क्या हुआ, कुछ काम था तो कमरे में आए थे। तो कहता है कि भाभी मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ला के दे दूंगा। तो उसकी भाभी कुछ सामान बताती है और पैसे दे के कहती है ठीक है, मेरा सामान तुम लेते आना। रमेश वो बाजार जाता है, सामान ला के अपनी भाभी को दे देता है। तो उसकी भाभी उससे एक बात बोलती है कि तुम कमरे में से भागे क्यों थे। तो रमेश इतनी बात सुन के और शर्मा जाता है और वहां से चला जाता है। फिर आज बात आई गई हो जाती है, थोड़े दिन बीतते हैं, तो उसका भाई फिर आता है और उसका भाई फिर छुट्टी लेकर आता है, दो तीन दिन के लिए घर पे अपने। तो जैसे ही उसका भाई घर पे आता है तो जो रमेश है उसके दिमाग में फिर वही फितूर आता है कि जाऊं कमरे में झांकूं, भैया भाभी को संभोग करते हुए देखूं। जब कुछ रात बीत जाती है, माँ बाप सो जाते हैं, तो रमेश जो है अपने बड़े भाई जयवीर कमरे के पास आता है, खड़ा रहता है और फिर खिड़की झाँकने लगता है। वो वही मंजर दोबारा देखता है कि उसके भैया और भाभी वही चीज कर रहे हैं। अब ये चीज 2 दिन चलती है, उसके बाद फिर जो जयवीर है वो अपने काम पे जयपुर सिटी वापस लौट जाता है। अब इसके बाद जो था, रमेश के मन में अपनी भाभी को लेकर उत्तेजनाएं पैदा होने लगी और उसके मन में काम वासना जगने लगी। उसको लगा कि भाभी इतनी सुंदर है तो भैया के कितने मजे हैं, काश मैं भी ये मजे ले पाऊं। तो वो सीधा कह नहीं पाता है कि उसको लगता है कि मैं सीधा कह दूंगा, कुछ कर दूंगा तो भाभी जो है भैया से और घर वालों से बता देगी, तो बदनामी होगी। कुछ दिन बीतते रहते हैं तो उसके जो एक माता पिता होते हैं, एक दिन रमेश के, वो खेत पर गए होते हैं। रमेश जैसे ही बाहर से घूम के आता है, वो पूछता है कि भाभी सब कहाँ गए हैं, तो बताती है कि जो मम्मी पापा हैं वो तो खेत पे गए हैं, काम देखने गए हैं। तो इतने पे रमेश कहता है आप क्या कर रही हैं, तो कहती है मैं फोन में अपने वीडियो देख रही हूँ, एक फिल्म देख रही हूँ। तो कहता है क्या भाभी मैं भी देख लूँ। तो कहती है हाँ ठीक है देख लो। तो इतने में बेड पे ही, जहाँ पर रानी लेटी होती है, वो उसके बगल में ही बैठ जाता है और देखने लगता है।
अब धीरे धीरे उसके जब वो भाभी के पास बैठा होता है तो उसकी शरीर की गर्भपात जो होती है वो रमेश को और उत्तेजित करती है। तो उसके मन में जो काम वासना होती है जगने लगती है और वो धीरे से अपनी भाभी के सीने पे हाथ रख देता है। और भाभी के सीने हाथ पे हाथ रखने के बाद जो रानी है वो भी उसका विरोध नहीं करती है। तो उसकी जो इच्छाएं हैं और बढ़ जाती हैं और उसके मन में आता है कि भाभी तो कुछ कर ही नहीं रही है विरोध। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसके निजी पार्ट पे हाथ लगाता है। वो उसका भी विरोध नहीं करती है, तो वो धीरे धीरे इसको और अपनी रानी को और उत्तेजित करने के लिए अपने हाथों की गति बढ़ा देता है। रानी भी कुछ देर में उत्तेजित हो जाती है और फोन छोड़ देती है और रमेश के साथ लिपट जाती है। बस इतना होना था कि रमेश को सिग्नल मिल गया कि हाँ अब भाभी को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसके बाद रमेश जो है अपने कपड़े उतारता है और धीरे धीरे उसकी जो भाभी होती है उसके भी सारे कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद फिर ये अपनी दुनिया में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं। इसके बाद रमेश ने पहली पहली बार किया था तो उसको बड़ा मजा आता है और रानी को भी कुछ ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि जो उसका पति है जयवीर रोज ज्यादातर बाहर रहने लगा था तो रानी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। अब जब भी मौका मिलता उसके माँ बाप घर पे ना होते रमेश ये कृत्य करने लगा। रात को मौका मिलता रात में, दिन में मौका मिलता दिन में। अब दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, चाहने लगे। अब रानी कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें जो मजा है वो तुम्हारे भाई में नहीं है। दरअसल दोस्तों रमेश जो था वो छोटा तो बेशक था पर अपने बड़े भाई से ज्यादा सुंदर था, स्मार्ट था। तो अब रानी का दिल जो था अपने देवर पर जाता है। वो कहती है मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे भाई के साथ नहीं रहूंगी। तो इतने पर कहता है कि भाभी ऐसा कैसे हो सकता है, घर में समाज में बड़ी दिक्कत होगी, हम ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। भैया तो वैसे भी रहते नहीं है। तो वो कहती है कि भैया आज नहीं तो कल मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और अपने साथ वो हमें ले जाएंगे जयपुर जहाँ वो काम करते हैं। तो कहता है नहीं भाभी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है हम कुछ करते हैं, दोनों मिलकर कुछ करेंगे। तो उसके बाद फिर वो ऐसे ही करते रहते हैं। तो एक रात जब ये दोनों रमेश और भाभी रानी दोनों अपने संभोग में लगे होते हैं तो उसके बाप को अजीब सी आवाज़ आती है। वो उठता है तो देखता है कि रानी कमरे से कोई आवाज़ आ रही है। जब वहां झांक के देखता है तो देखता है कि दोनों जने नग्न अवस्था में पड़े हैं और संभोग कर रहे हैं। इसके बाद वो चिल्लाता है तो दोनों जने आनंद फानंद में अपने कपड़े पहनते हैं और रमेश जो है अपने कमरे से बाहर निकलता है। इसके बाद रमेश के जो पापा होते हैं वो रमेश को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहा है, ये तेरी भाभी है, तेरे भाई की बीवी है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। तो इतने पे वो हाथ पर जोड़ता है कि पापा मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बात आई गई होती है, घर वाले भी सोचते हैं चलो बच्चा है गलती हो गई, अगर बात खुलेगी तो बदनामी होगी, दिक्कत आएगी। तो कुछ बोलते नहीं। जो पिता होते हैं उस बात को किसी से बताते नहीं है और कहते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों ये दोनों कहाँ मानने वाले थे, इनकी काम वासना इतनी बढ़ चुकी थी कि ये मानने वाले नहीं थे। अब ये सारी हदें पार कर चुके थे। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि भैया को ही, जयवीर को ही रास्ते से हटा देते हैं, तो हम दोनों खुल के एक साथ रह सकते हैं और जो मर्जी कर सकते हैं। तो कहती है ठीक है। तो कहती है ठीक है तुम कुछ नीति गोली ले आओ, तुम्हारे भैया कल परसों में आने वाले हैं, तो मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद जब जयवीर आता है तो जिस रात को लेटता है तो सुबह 6 बजे सुबह के करीब रानी चीखने चलने लगती है। तो चीख पुकार सुन के सब घर वाले वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जयवीर जो है वो अचेत बिस्तर पर पड़ा हुआ है। जैसे ही इसकी नब्ज टटोली जाती है, इसके मुंह का हाथ रखते हैं तो देखते हैं इसकी सांसें नहीं चल रही है। आन फान में सबको लगता है कि एक नेचुरल मौत है, शायद कोई दिक्कत हो गई, मर गई। पर उसके बाप को थोड़ा शक था, जयवीर के बाप को, कि इन दोनों में ऐसा रिश्ता था, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने कुछ कर दिया हो। तो उसके पिता जो है वो पुलिस को फोन कर देते हैं। उसके पिता जब पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और अस्पताल भेज के उसका पोस्टमार्टम कराती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसको नशे की दवाइयाँ दी गई थी और इसका गला घोटा गया है। इसके बाद पुलिस पूछती है किसी शक है, और जब से घरवाली के बारे में पूछा जाता है जयवीर की, तो उसके पिता सारी बात पुलिस से बता देते हैं। शुरू शुरू में तो ये खूब मना करती है रानी कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका देवर भी खूब मना करता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और पुलिस की शक्ति के आगे रानी टूट जाती है और सच्चाई बताती है कि ये प्लान हमने जयवीर के आने से पहले ही बना लिया था कि हम जयवीर को रास्ते से हटा देंगे और दोनों जने साथ रहेंगे। जयवीर मर जाएगा तो उसके बाद हमारा रास्ता खुल जाएगा और हम एक दूसरे से शादी करके एक साथ जीवन बिताएंगे। जब जयवीर अपने काम की छुट्टी लेकर आया तो रात को इसने दूध में नशे की गोलियां मिला दी। जब जयवीर नशे में हो गया तो इसने ही उसका गला घोट के मार दिया। यह बयान सुन के जब अपना जुर्म रानी ने कबूल लिया और बताया कि जो नशे की दवाइयाँ थी वो उसको रमेश ने ला के दी थी, इसके बाद पुलिस दोनों को उठाती है और जेल भेज देती है।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम नई नई कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।